जी, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है इक्विटल ऑफ अक्यूज एट एनी स्टेज। जनरल रूल तो हम ये पढ़ते हैं कि जब कोई एक क्राइम कमिट होता है तो उस पर चार्ज लग के एक ट्रायल कंडक्ट होता है जिसकी बेस पे ये डिसाइड होता है कि इसे इक्विट करना है या कन्विक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये अदालत की यहाँ पर अख्तियारात दे दिए गए हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स में जो कि जिसमें मैजिस्ट्रियल कोर्ट आ जाती है, सेशन कोर्ट आ जाती है और हाई कोर्ट आती है, वो किसी भी स्टेज पे अक्यूज को इक्विट कर सकती है अगर सर्टन ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिनकी बिना पर उसकी इक्विटल हो सकती है। तो वो ग्राउंड्स ये हैं कि अगर चार्ज बेबुनियाद है, ग्राउंडलेस है, कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं है कि उससे सजा हो सकती है, ठीक है। तो इन दो ग्राउंड्स पे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अदालत अगर मुतमईन हो जाती है तो उसे किसी भी स्टेज पे एक्विट किया जा सकता है, ठीक है। इक्विटल बेसिकली एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसके ज़रिए आपकी इनोसेंस डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको उस चार्ज से रिलीज़ कर दिया गया है। जनरल रूल मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल की बेस पे डिसाइड होता है कि क्विट करना है कन्विक्ट करना है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं। 249A के तहत मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, 265K के तहत सेशन कोर्ट की है, 561A के तहत हाई कोर्ट की पावर है, ठीक है। अथॉरिटीज़ भी इधर मेंशन कर दी हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि इनोसेंट पर्सनस को फॉल्स लिटिगेशन, फॉल्स ट्रायल से बचाया जा सके। अब 249A के तहत मैजिस्ट्रेट की पावर्स देखते हैं। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू इक्विट अंडर सेक्शन 249A। A magistrate can acquit an accused at any stage of the case if, after hearing the prosecutor and the accused, for reasons to be recorded, he considered that the charge is groundless or there is no probability of the accused being convicted of an offence। अच्छा, आगे ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस रिकॉर्ड करना ये कंपलसरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन तभी दे सकते हैं जब प्रोसिक्यूशन साइड पे एविडेंस रिकॉर्ड होगी हो। जो कंप्लेनेंट साइड होती है उसे हम प्रोसिक्यूशन साइड कहते हैं। जब कहा गया ना एट एनी स्टेज, तो किसी भी टाइम पे 249A की एप्लीकेशन दी जा सकती है और ये मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अलाउ करती है कि नहीं अलाउ करती, ठीक है। ग्राउंड्स हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिए हैं। 265 एक 265K के तहत सेशन कोर्ट की पावर्स हैं, वही अख्तियारात हैं जो कि ऊपर हमने 249A में देख ली हैं, तो एज इट इज़ आपने यहाँ पर इसे मेंशन कर देना। उसके बाद हाई कोर्ट की पावर्स जो हैं 561A के तहत हैं। अब हाई कोर्ट क्या अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है, किस पर्पज़ के लिए सेक्शन प्रोविजन इन्वोक की जाती है। सबसे पहले तो ये है टू गिव अफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस दफ़ा एनुअल में ये क्वेश्चन भी आया है कि वैगाबाउंड्स और हैबिचुअल रॉबर्स को कैसे अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोविज़न है ये 54 के साथ आती है जिसमें ऐसे केसेस मेंशन किए गए हैं जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। इस हवाले से CRPC के साथ सेकंड स्केड्यूल अटैच है। टैबुलर फॉर्म में सारी वो इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑफेंस के हवाले से, उधर से पता चलता है। तो इसमें यह है कि अगर सस्पिशियस इन्वॉल्व हो वैगाबाउंड्स के हवाले से, हैबिचुअल रॉबर्स के हवाले से या फंडर्स के हवाले से कि किसी क्राइम की कमीशन में इन्वॉल्व हैं या उनसे हार्म पहुंचने का खदशा है, ठीक है। तो जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, वो उन्हें विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। वैगाबाउंड्स का मतलब होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। और हैबिचुअल में जो आदतन जुर्म करते हैं, ठीक है। Vagabonds means a person who travels from place to place and does not have a home or much money। अब कौन सी अथॉरिटी है कि इन्हें अरेस्ट कर सकती है, तो ये ऑफिसर इंचार्ज अरेस्ट कर सकती है। अब कौन सी कैटेगरीज हैं वैगाबॉन्ड्स और हैबिचुअल रॉबर्स में जिनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो है पर्सन फाउंड टू टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील। अच्छा, एक बंदा प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील रखे, जिससे ये सस्पिशियस इन्वॉल्व हो रहा है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। ऑस्टेंसिबल का इसमें मतलब होता है, हाँ जी, मैम इसमें आपने मैंने इसकी 54 बताई है और साथ अपेंडिक्स कौन सा बताया है? 54 जो है ना वो अलहदा से सेक्शन आगे बनाया हुआ है। ये जो वेगाबाउंड्स है ना, हैबिचुअल रॉबर्ट्स को अरेस्ट करने के प्रोविजन है, ये 54 के साथ भी आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा एनुअल में ना 55 अलहदा से पूछा जा रहा है, तो 54 अलहदा से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है? मतलब ओके ये मैम। ऐसे लोग हैं जिन्हें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है।
पहले तो मैंने बता दी कि जो प्रिकॉशनरी मैयर ले रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, ठीक है। दूसरी ऑप्शन बताइए, नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अच्छा, अब एक विद इन उसकी स्टेशन की लिमिट्स में बंदा पाया गया है जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है इसके पास ऐसे कोई इनकम सोर्सेज नहीं है जिसके ज़रिए जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो सस्पिशियस पर्सन है उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर ये है कि नॉन सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसको भी विदाउट वारंट एसएचओ गिरफ्तार कर सकता है। हैबिचुअल ऑफेंडर, जो आदतन जुर्म करता है, उसके बारे में भी अगर सस्पिशन इन्वॉल्व है कि ये फियर ऑफ इंजरी इन्वॉल्व है तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो मजीद आपने इंग्रेडिएंट्स में शामिल करना है ना, वो विदाउट वारंट अरेस्ट के हैंड आउट में से आप इंग्रेडिएंट्स ले लीजिएगा। अदरवाइज अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि ये जैसे हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, हैबिचुअल रिसीवर है, ये आगे फर्दर आप इसकी हेडिंग्स तोड़ दीजिएगा, ये छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। ये इस दफ़ा एनुअल के पेपर में भी आया। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस दफ़ा भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इरेगुलरिटीज़ का क्या मतलब है और ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पर प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं। विशिएट का मतलब होता है ख़त्म होना। अच्छा, जनरल रूल ये कहा गया है कि जब आप कोई प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेंगे एज अ कोर्ट तो किसी किस्म की इरेगुलरिटी कमिट नहीं होनी चाहिए, कानून के तकाज़ों के मुताबिक प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। लेकिन जब कोई बेकायदगियाँ आ जाती हैं तो बाज़ात कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर क्या होता है कि वो प्रोसीडिंग्स वाइड डिक्लेयर कर दी जाती हैं। इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न 529 और 530 है। 529 के तहत ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं कि अगर गुड फेथ में विदाउट जुरिस्डिक्शन कंडक्ट कर दी जाए तो वो प्रोसीडिंग स्टिल इंटैक्ट रहती हैं, स्टिल वैलिड रहती हैं। लेकिन सेक्शन 530 के तहत अगर आप प्रोसीडिंग्स विदाउट अथॉरिटी कंडक्ट कर लेते हैं, चाहे गुड फेथ में करें, वो प्रोसीडिंग्स वाइड हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन, अच्छा ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 529 एंड 530, उसका भी यही क्वेश्चन बनता है। इरेगुलरिटी का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। द इरेगुलरिटीज आर दोज जुडिशियल प्रोसीडिंग विच आर कैरिड ऑन इरॉनेसली बट इन गुड फेथ। इरॉनेसली का मतलब होता है विद मिस्टेक, मतलब गलती से आप प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर देते हैं लेकिन आपने गुड फेथ में की होती हैं, तो इन्हें इरेगुलरिटीज़ कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि पार्टीज़ के राइट्स को सेफगार्ड करना है और ये जो एंडलेस लिटिगेशन प्रोलॉन्ग करती है इसको रोकना है। दो तरह की रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, 529 के तहत है जिसमें प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होती, मतलब वाइड नहीं होती, और 530 के तहत क्या होता है, प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं। तो 530 के तहत क्या रिजल्ट निकलेगा, वाइड प्रोसीडिंग हो जाएंगी, इलीगैलिटी कमिट हो जाएगी। अब 529 की जो थीम है इसमें क्या कहा है कि सेक्शन 529 provides that where a magistrate not empowered does any of the acts specified in this section erroneously in good faith, his proceeding will not be set aside merely on the ground that he was not so empowered. अच्छा, अब जैसे कि आपको अगर सर्कमस्टांसेस याद करने में मुश्किल होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक मिनट ये मेंशन करना भूल गया, 5 ये आप लिखे ना, इंस्टांसेस ऑफ इरेगुलरिटी नॉट अमाउंटिंग टू विशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 529, ये लिख के, ये बेशक आप याद ना करें, आप ऐसे कीजिएगा कि आपको बेयर एक्ट मिलेगा, 529 में जो भी मेंशन होगा आप उसको एज इट इज़ अनलिस्ट कर दीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन से ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, वारंट ऑफ सर्च ऑफ हाउस। मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी नहीं है, गुड फेथ में उसने हुक्म दे दिया कि इस घर की तलाशी लेनी है, प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफेंस बाय द पुलिस, ऑफेंस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, गुड फेथ में दी है, प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। या फिर टू होल्ड इंक्वेस्ट, मौत किस वजह से हुई है इस हवाले से जो तफ्तीश कंडक्ट होती है ना उसे हम टू होल्ड इंक्वेस्ट कहते हैं। तो मैजिस्ट्रेट अगर एम्पावर्ड नहीं है, स्टिल इंक्वायरी कंडक्ट करता है कॉज ऑफ डेथ के हवाले से, गुड फेथ में करता है, प्रोसीडिंग्स विशिएट या वॉइड नहीं होती। अक्यूज्ड कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, किसी और की जुरिस्डिक्शन का केस है लेकिन आप उसको गिरफ्तार करने के लिए हुक्म दे देते हैं, ठीक है, तो विदाउट अथॉरिटी दी है, प्रोसीडिंग्स वैलिड, प्रोसीडिंग्स वाइड नहीं होगी क्योंकि गुड फेथ में की हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, केस को की कॉग्निजेंस लिया, उसको सुना है, ऐसे मैजिस्ट्रेट ने सुना है जिसकी अथॉरिटी नहीं है, प्रोसीडिंग्स गुड फेथ में की इसलिए प्रोसीडिंग्स वाइड नहीं होंगी।
टू ट्रांसफर अ केस, ठीक है। टेंडर ऑफ पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन का मतलब ये होता है माफी देना। जैसे कि ये होता है ना कि तैयार हो जाता है प्रोसिक्यूशन साइड पे गवाही देने के लिए, कंप्लेनेंट साइड पे सरकारी गवाह बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो मैजिस्ट्रेट हुक्म देता है जो कि ऑथराइज ही नहीं है, गुड फेथ में दी है, तो प्रोसीडिंग्स वैलिड ही रहती हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में 524 525 का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर ऐलान भी किया गया है स्टोलन प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर इसका कोई क्लेमेंट है 6 माह के अरसे में पेश हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर उसके अगर डिस्पोजल या सेल का हुक्म दिया जा सकता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट ऐसा मैजिस्ट्रेट हुक्म देता है जो कि ऑथराइज ही नहीं है, तो प्रोसीडिंग्स वैलिड ही कंसिडर की जाएंगी। विड्रॉल एंड ट्रायल, केस को वापस मंगवा लिया और ट्रायल कंडक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 530, बेसिस ऑफ सेक्शन 530 रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। अच्छा, 530 के हवाले से ये कहा गया है कि इनकॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर्स दिए हैं, प्रोसीडिंग्स को परफॉर्म किया है, तो वो प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, वो वाइड डिक्लेयर की जाएंगी बेशक गुड फेथ में की हो। अब वो कौन से इंस्टांसेस हैं? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मतलब कि अभी तक मुलजम आया नहीं है, तो फिर आखिर उसको बुलाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल करने का हुक्म दे दिया है। प्रोसीडिंग्स वाइड होंगी अगर उस मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किए जो कि ऑथराइज ही नहीं है। इशंस ऑफ सर्च वारंट, सर्च वारंट के हवाले से कि जैसे कि जहाँ से लेटर्स पोस्ट ऑफिस से जो टेलीग्राफ पार्सल रिसीव होते हैं, अगर तलाशी का हुक्म दे दिया है ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जो कि ऑथराइज नहीं है, तो वाइड होंगी प्रोसीडिंग। सिक्योरिटी फॉर पीस, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन ऑफ गुड बिहेवियर, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जमानती मचलकों को कहते हैं। इरेडिकेशन, ख़त्म करना, इरेडिकेशन ऑफ न्यूजेंस, टू प्रिवेंट न्यूजेंस, टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंसी, मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर, चैप्टर 22। चैप्टर 22 में सेक्शन 145 का जिक्र किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट के इलाके दूध में ये इंफॉर्मेशन वसूल होती है कि ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, तो वही मैजिस्ट्रेट सुन सकता है जिसके जो कि वहाँ लोकल लिमिट में वहाँ पर मैजिस्ट्रेट होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर कोई करेगा तो प्रोसीडिंग्स वाइड हो जाएंगी। या फिर कॉग्निजेंस लिया केस की, सज़ा पास कर दी है, या फिर केस को कॉल किया है, रिवीजन हुई है, ट्रायल कंडक्ट किया है विदाउट अथॉरिटी, समरी ट्रायल कंडक्ट किया है, अपील को डिस्पोज ऑफ किया है, ये सेक्शन 110 के तहत प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की विदाउट ऑथराइजेशन। तो ये है कि अगर आपको याद नहीं होता तो वो आप उधर से बेरक्ट से देख के इसको अनलिस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है? कुछ सवाल तो नहीं है आपका? है तो बताएं, मैं फिर आगे चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेबियस कॉर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इसका रेफरेंस पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लिबर्टी, फ्रीडम को प्रिजर्व किया जाएगा। इस हवाले से कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके इस लीगल राइट की सेफ गार्ड करें, ठीक है। रेलिवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 491 CRPC है। 491 के तहत आप सेशन कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ये हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। पहले ये एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट की पावर हुआ करती थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट को भी इख्तियारात दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 100 जो है ना, वो मैजिस्ट्रेट की पावर्स का जिक्र करता है कि अगर कोई रॉन्गफुली कन्फाइंड है और आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देना चाहते हो तो सेक्शन 100 के तहत दी जाएगी। सेक्शन 552, इसमें अगर किसी फीमेल को एबडक्ट कर लिया जाता है, उसको रिकवर करवाने के लिए ये प्रोविजन इन्वोक की जाती है सेशन कोर्ट के पास फिर आप जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस से आप दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, वॉल्यूम 5। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस दी बॉडी। अब ये रिट एम्प्लॉय की जाती, इस्तेमाल की जाती ताकि उस बंदे को अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सके इंश्योर करने के लिए कि इसकी इम्प्रिजमेंट डिटेंशन वॉइड तो नहीं है, लीगल हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप आर्टिकल 4 का हवाला दे सकते हैं कि सबको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। आर्टिकल 9 में किसी भी बंदे को उसकी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं छीनी जा सकती सवाए कानून के तकाज़ों के मुताबिक। आर्टिकल 10 रेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अब ऑब्जेक्ट ये कि एक्सपीडिशियस वे में मैटर को रिजॉल्व किया जाए, जहाँ पर कोई इलीगली डिटेन्ड है उसको रिकवर करवाने के लिए।
नेचर क्या है इसकी प्रोसीडिंग्स की? समरी नेचर है, स्पीडी वे में इसको रिजॉल्व किया जाता है। अब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एक तो है ना सू मोटो एक्शन, और एक ये कि रिट की फॉर्म में या पटिशन के फॉर्म में। कौन फाइल करेगा? जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा, क्योंकि जो एग्रीव्ड है वो तो ऑलरेडी रॉन्गफुली कन्फाइंड है। सही है। अगर आपके पास एडिक्वेट रेमेडी है तो फिर तो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत नहीं जा सकते, आप सेक्शन 491 के तहत जाओगे। अदालत सुमोटो एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। इसमें अदालत की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस हवाले से हाई कोर्ट की दो जुरिस्डिक्शन है, एक तो उसकी एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, और एक जहाँ पर मतलब कि एक तो एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकता है ये कि डिटेनियो जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड है उसको आज़ाद करने का हुक्म दे सकता है अगर ये मालूम होता है कि इलीगली इम्प्रॉपरली इसे डिटेन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोविज़न में 1A डाल के सेशन कोर्ट को भी इख्तियारात दे दिए गए हैं, ठीक है। तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज इन अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हेबियस कॉर्पस की नेचर में कौन कौन से ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। नंबर 1, अभी इसको मैं पढ़ते हैं। दैट अ पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ। That a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limit be set at liberty. That a prisoner detained in any jail situate within such limits be brought before the court to be there examined as a witness in any matter pending or to be inquired into in such court. That a prisoner detained be brought before a court martial or any commissioner for trial or to be examined touching any matter pending before such court martial or commissioner. That a prisoner within such limits be removed from one custody to another for purpose of trial. That the body of a defendant within such limit be brought in on the sheriff's return of capi corpus to a writ of attachment. अच्छा, ये जो कहा है ना शेरिफ्स रिटर्न ऑफ कैपी कॉर्पस, इसमें ये होता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में कोई मुलजिम है या कोई बंदा उसकी कस्टडी में है तो उससे रिकवर करवाने के लिए पहले वक्त में बरतानिया में शेरिफ्स रिटर्न ऑफ कैपी कॉर्पस कहा जाता था, तो उसके लिए रिट ऑफ अटैचमेंट दायर की जाती थी, इसलिए वो वर्डिंग यूज़ हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सामने आता है कि ये इनफ्रक्चुअस हो जाती है, मतलब कि हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है बनती नहीं है, लीगलाइज होगी, तो फौरी तौर पे हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है वो उधर ही एंड हो जाती है, ठीक है, मामला उधर ही डिस्पोज ऑफ हो जाता है। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बाकी सबको क्लियर है? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, अरेस्ट विदाउट वारंट पे अगर क्वेश्चन आता है एज अ होल, आप सेक्शन 54 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं। देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया है कि किसी की आप लिबर्टी फ्रीडम को नहीं छीन सकते, लेकिन सर्टन ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपको उस मुलजम को, उस ऑफेंडर को गिरफ्तार करना पड़ता है, ठीक है। इस हवाले से सेकंड स्केड्यूल इसकी क्रॉस रेफरेंस से अरेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी को एक्चुअल में रिस्ट्रेन कर ले तो उसकी लिबर्टी के हवाले से उसको महरूम कर देते हो। अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब है कि विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। ऑब्जेक्ट ये है ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो इन्वॉल्व है उसको गिरफ्तार करना है, सर्टन एक लिमिट्स लगानी है, और इसमें यह है कि एक अख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सर्कमस्टांसिस वेयर अरेस्ट बी मेड, जहाँ पर अमूमन ये है कि कोई पर्सन कॉग्निजेबल केस में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, रीजनेबल सस्पिशियस इन्वॉल्व है कि वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है। अब कौन से लोग अरेस्ट विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस। प्राइवेट पर्सन ये है कि अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको अरेस्ट करके मतलब ऐसे प्राइवेटली लेके जाकर थाने में दोबारा री अरेस्ट करवा सकता है। अच्छा, अब इंस्टांसेस में इधर देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जिसके खिलाफ रीजनेबल सस्पिशियस इन्वॉल्व है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पे इन्वॉल्व है, ये रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई है, या एक बंदा जिसके पास से औजार मिले हैं कि उसने हाउस ब्रेकिंग कमिट की है लेकिन उसने उसकी कोई रीज़न सही तरह से नहीं बताई, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी हुआ है, या फिर सस्पेक्टेड टू हैविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, या आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ है,
रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, या दूसरी पुलिस ऑफिसर से रेफरेंस है कि इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, या पुलिस ऑफिसर के सामने अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, या कोई डिज़ाइन प्लान बना रहा है ऑफेंस को कमिट करने के हवाले से, या जिसकी सज़ा जो अगर उसे माफ़ी हुई है और वो कंडीशनल डिस्चार्ज जो दिया गया वो रिलीज़ ख़त्म कर दिया गया, तो इन ग्राउंड्स पे आप उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है तो आप सिंपल पता क्या कीजिएगा, जो सेक्शन 54 है ना, एज इट इज़ छाप दीजिएगा, उससे भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स तो हम पढ़ चुके हैं, तो वो वहाँ से मेंशन कर दें, तो ये आपका 2 तरीक़ों से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। बाकी ये मर्ज़ी है अगर आप और ये फर्दर लॉज इसमें मेंशन करना चाहते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आपको? बेल करवा दूं? जी करवा दें। अच्छा जी, बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि पुलिस की कस्टडी से जब प्राइवेट पर्सन को कस्टडी हैंड ओवर कर दी जाती है मुल्जिम की, इस कंडीशन पे कि जब भी रिक्वायर किया जाएगा बंदा, ये ये पर्सन अदालत के सामने पेश होगा, ठीक है। इस हवाले से रेलिवेंट लॉ है सेक्शन 496 से लेके 502 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, चैप्टर 10 वॉल्यूम 3 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि एक तो जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था कि बेजा जब उसे कन्फाइन कर दिया जाता था लोगों को, तो वहाँ से एक बेल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ कि प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में भी बंदा दिया जा सकता है। डेरिवेशन क्या है, लैटिन में भी इसका कॉन्सेप्ट मिलता है, फ्रेंच में भी मिलता है जिसका मतलब है टू बियर अ बर्डन, या टू बियर अ बर्डन और गिव और डिलीवर। बेल का क्या मतलब है, रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इन रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड डिलीवर इट into the hands of sureties who undertake to produce him court whenever required to do so। क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर ऑफेंस देखें ना, तो ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में एज अ राइट आपको बेल लाजमी मिलेगी, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अदालत की डिस्क्रिशन है कि आपको बेल देगा कि नहीं देगा। एज टू अरेस्ट के लिहाज से एक तो बिफोर अरेस्ट होती है और एक आफ्टर अरेस्ट होती है। तो इस हवाले से मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और पुलिस की का भी अख्तियार है कि वो आपको बेल पे रिलीज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद व्हेन बेल में बी ग्रांटेड, अच्छा ये वही दोबारा से रिपीट हो गया। बेल बिफोर अरेस्ट का मतलब ये है कि अभी आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उससे पहले भी आपको जब एफआईआर आपके खिलाफ लॉन्च होती है, तो आप उससे पहले अपनी बेल कंफर्म करवा सकते हैं। एक मन ये ना कुछ आउटलाइंस ऊपर नीचे हो गई हैं, तो ये ना एक्स्ट्रा है जो आप उसको निकाल दीजिएगा। इधर बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, नॉन बेलेबल की है, कैटेगरीज बेल के लिहाज से बेलेबल केसेस में होती है, नॉन बेलेबल होती है, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट भी होता है। ये थोड़ा सा ना नक्शा खराब हो गया, ये बेशक आप ये वाली नहीं डायग्राम नहीं, बना लीजिएगा। ना ये ना दो सवाल आपने इकट्ठे बनाए थे, अगर ये वही वाले नोट्स हैं, दो सवाल ना थे जिनको आपने इकट्ठे ही थोड़ा बना सा, दिया था। हाँ मिक्स हो गया जरा थोड़ा सा, वो एक आप अपने बेल बिफोर मुताबिक। अरेस्ट हाँ ये और एक इसी, बेल। हाँ जी इसी में शामिल कर दिया गया। तो सबसे पहले प्री अरेस्ट बेल भी इसी में शामिल कर दिए, जो कि सेक्शन 498 के तहत है। अच्छा, 498 में कहीं भी प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट वर्ड यूज नहीं हुआ, जबकि इसमें ये कहा गया कि बॉन्ड में जो अमाउंट प्रिस्क्राइब है वो केस के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ये डायरेक्शन पास कर सकता है कि बेल की अमाउंट रिड्यूस की जाए। तो आप ये देखें, एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट है। इस सेक्शन 498 के तहत आप प्री अरेस्ट बेल करवा सकते हैं, ठीक है। प्री अरेस्ट बेल को एंटिसिपेटरी बेल भी कहा जाता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ कंसिडर किया जाता है कि जब किसी इनोसेंट पर्सन को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है ना अब्यूज ऑफ लॉ के जरिए, तो उसके लिए ये एक सेफ गार्ड है। The primary object of pre-arrest bail is to save innocent person from the apprehension। apprehension के दो मतलब होते हैं, एक होता है खौफ और एक गिरफ्तारी। apprehension of being arrested for a tainted purpose carved out by the mischievous bipolar driven by malice and malignancy of attention। मतलब बुरी नीयत के साथ आपने ये तराशा होता है और आप ये की कोशिश होती है कि गलत इरादों के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ग्राउंड्स क्या हैं प्री अरेस्ट बेल के? There should be a genuine proved apprehension of imminent arrest with the effect of virtual restraint on the petitioner
जेन्युइन ये एप्रीहेंशन इन्वॉल्व होता है कि फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अल्टेरियन मोटिव्स के तहत उसको हरास किया जाएगा या उसे ह्यूमिलिएट करने का खदशा है या इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो इसकी बेस पे प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। बेल आफ्टर अरेस्ट, एक मिनट, ये जरा, ये मैंने हेडिंग ही गलत हो गई। बेल इन बेलेबल केसेस, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। सेक्शन 496 में बेलेबल केसेस का जिक्र किया गया है। इसके बारे में ये क्या है कि सेकंड स्केड्यूल में अगर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो सफिशिएंट सिक्योरिटी फर्निश करने पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब जिसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया ना, उससे बेल ग्रांट की जा सकती है बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस का जिक्र 497 में है, जिसमें दो क्लॉजेज होती हैं, एक है प्रोहिबिशन क्लॉज, एक है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिशन क्लॉज में अमूमन 10 साल से ज़्यादा की सज़ाएं और डेथ पेनल्टी और उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन प्रोहिबिशन क्लॉज में इन एक्सेप्शंस के तहत भी आपको बेल मिल सकती है, जैसे कि इल और सिक है, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में अमूमन 10 साल से कम की सज़ाएं होती हैं, 10 साल तक। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ज़्यादातर कौन से ग्राउंड से मिलती हैं कि इसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कोई, ये एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, या एविडेंस को रद्दोबदल नहीं करेगा, विटनेसेस को हरास नहीं करेगा, या फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, या स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे बेल दी जा सकती है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स ये है कि काफ़ी अरसे से उसका केस चल रहा है और अभी तक कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो इस ग्राउंड पे भी उसे बेल दी जा सकती है नॉन बेलेबल केसेस में। तो ये एक तरह से इकट्ठा आ जाता है, अगर प्री रेस्ट पे भी आ जाता है तो शुरू की जो आउटलाइंस है वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? आगे करना है जी। काफी है। और साथ आपने कहा था कि सीआरपीसी में भी आप कुछ जो है ना रेलिवेंट प्रोविजन बता देंगी, दो तीन जो सारे क्वेश्चंस के साथ चल जाएंगे। अच्छा, इसके दो प्रोविजंस हैं, ठहरो एक मिनट। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 और दूसरी प्रोविजन है सेक्शन 561 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्रॉस रेफरेंस सीपीसी के लिए, क्रॉस रेफरेंस फॉर सीआरपीसी, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थैंक यू मैम। ज़्यादा क्रॉस रेफरेंस याद रहते हैं तो वो ऐड कर लें, ठीक है। चलें, बाकी कल इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। और बाकी ना ठीक है मुझे आप, हाँ बोलें।